हाँ साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम 35वीं इतिहास के भाग में इस वीडियो में जो प्रथम और द्वितीय कॉन्फ्रेंस लंदन में हुए, सम्मेलन हुए, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला सम्मेलन है ये 1930 में नवंबर, इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक है ये सम्मेलन चला। एक्चुअली इन सम्मेलनों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह ये है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति इससे पूर्व की जा चुकी थी 1927 में, और तो साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इन सम्मेलनों को बुलाया गया था। प्रथम सम्मेलन जो रखा गया था वो साइमन कमीशन के विचार पर उसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया। अब साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हमारा 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बना तो उसमें यह व्यवस्था की गई उस एक्ट में कि हर 10 वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठित होगा। तो 19 के बाद में वो आयोग गठित होना चाहिए था 30 में या 29 में, 10 वर्ष बाद। लेकिन चूंकि वहाँ सरकार बदल गई और सरकार जैसी वहाँ आई, लिबरल सरकार जब वहाँ आई तो उन्होंने पहले ही मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उस सरकार बनने से पूर्व ही इस आयोग को गठित कर दिया 27 में। और ये आयोग इस बात की रिपोर्ट देता कि साइमन कमीशन जो बना उसमें सर साइमन जो थे वो उसके अध्यक्ष थे आयोग के, और वो इस बात की रिपोर्ट देता कि जो अधिनियम 1919 बना उसमें कितनी तरक्की हुई, क्योंकि उसमें द्वैध सरकार की व्यवस्था की गई थी भारतीयों के लिए, और उसमें वो कहाँ तक सफल हुए, कितना उसका रोल रहा, तो उसकी एक रिपोर्ट जानी थी आयोग के द्वारा। तो इसलिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ये जो प्रथम कॉन्फ्रेंस थी यानी गोलमेज सम्मेलन था, ये बुलाया गया। और इस गोलमेज सम्मेलन में जो प्रतिनिधि थे वो 89 प्रतिनिधि थे। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कि 56 प्रतिनिधि ब्रिटिश जो क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत था, उससे थे 57 आदमी, 57, मैं गलत बोल गया, 57 प्रतिनिधि थे, और 16 प्रतिनिधि थे देसी राजाओं रियासत से जुड़े हुए, और 16 ब्रिटेन के जो प्रमुख राजनीतिक दल थे वहां से जुड़े हुए थे। इस तरह से टोटल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे और अध्यक्षता उन्होंने की थी। उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था इसका। तो इस प्रकार ये सम्मेलन आरंभ हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। अब इस सम्मेलन में चूंकि मैकडोनाल्ड थे और अंबेडकर जो हमारे अल्पसंख्यक नहीं, जो हमारे एक तरह से एससी लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शेड्यूल कास्ट का। तो उसमें ये मैकडोनाल्ड ये चाहते थे कि भाई इनकी भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अलग से व्यवस्था का मतलब है कि इनका प्रतिनिधित्व करने वाला
व्यक्ति होना चाहिए सरकार में। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार संपूर्ण सिंह सिखों का नेतृत्व कर रहे थे। मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आगा खां, मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद जफरुल्लाह, ये तो मुस्लिम लीग की तरफ से कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का कर दिया। होमी मोदी जो थे वो एक व्यापारी थे, वो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और केटी पाल जो थे वो एंग्लो भारतीय ईसाई थे जो इनका नेतृत्व कर रहे थे। ये कुछ लोग थे जो प्रथम कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए। अब देसी रियासतों ने, कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया वो भी थोड़ा सा समझ लेते। एक तो था मैसूर, एक था ग्वालियर, बड़ौदा, भोपाल, पटियाला, बीकानेर, ये कुछ देसी रियासत थीं जिनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा एक और रियासत थी अलवर, उसने भी इसमें भाग लिया था। लेकिन इसमें चूंकि उन्होंने देखा कि भाई सिख भी हैं और अंबेडकर दलित वर्ग का कर रहे हैं, तो मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिकता का बाण छोड़ दिया। वो उन्होंने अलग प्रतिनिधित्व की जब बात रखी कि भाई इनके लिए अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज प्रतिनिधित्व, भारत को प्रतिनिधित्व जो दे रहे थे वो कोई भी डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में नहीं थे अंग्रेज। वो डोमिनियन स्टेटस के द्वारा वो इसको जो है प्रदान नहीं करना चाहते थे संघ के, वो एक संघ के रूप में ही बल दे रहे थे कि भारत को जो एक तरह से आज़ादी मिले वो डोमिनियन स्टेटस के रूप में ना मिले। और अब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो जाति भी है, यहाँ तो संप्रदाय भी हैं, सिख अलग चाह रहे हैं, दलित वर्ग अलग चाह रहा है, व्यापारी वर्ग अलग खड़ा है, तो उन्होंने देखा कि भाई इनमें आपस में ही गड़बड़ कर दो। तो जब आपस में ही सभी को थोड़ा थोड़ा चारा डाल दिया तो वो मामला फिर बना नहीं। अब जब मामला बना नहीं तो सरकार कैसे बने? अब सरकार जब नहीं बन सकती तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। उससे मुसलमान जो थे वो भी एक सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तो मुसलमानों का ही बीज बड़ा बुरा बना हुआ था। अब मुसलमान कहते थे कि साहब हमारा अलग होना चाहिए। अब ये जो सब बातें निकल के आई, एक तरह से फूट निकल के आई। प्रथम जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें फूट निकल के आई चारों ओर से। तो इस फूट के कारण ही वो कोई भी रिजल्ट उसका नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार जो थी वो ये चाहती थी कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए और अखिल भारतीय संघ के निर्माण में संपूर्ण प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। अब वो मसौदा बना नहीं, तो फिर ये फेल रही बात। और जब ये फेल रही तो एक बहुत मशहूर राइटर हैं बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र ने, जो प्रोफेसर हैं बिपिन चंद्र, उन्होंने अपने शब्दों को व्यक्त किया था कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों में संबंधित कोई सम्मेलन वैसा ही था जैसे कि राम के बगैर रामलीला, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग लिया नहीं था, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें पहुंचा नहीं था। तो इसलिए ये सम्मेलन हमारा फेल रहा। अब आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और गांधी जी कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो द्वितीय सम्मेलन में शामिल हुए थे और गांधी जी के साथ साथ उनके बेटे देवदास भी इसमें शामिल हुए थे, यानी बाप बेटे दोनों ही इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। महिलाओं की ओर से एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ये भी उसमें शामिल हुई थी। मदन मोहन मालवीय भी इसमें राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए थे।
अंबेडकर तो गए ही थे, महादेव देसाई भी थे और अंबेडकर भी थे। तो विलिंगटन वायसराय थे, वो इंडिया आ गए थे विलिंगटन उस समय तक। तो विलिंगटन वायसराय के टाइम में ये सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और लेबर पार्टी की इंग्लैंड में सरकार बन चुकी थी, सर्वदलीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी और रेम्स मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे वो तो थे ही थे। भारत मंत्री थे सैमुअल हॉर, और सैमुअल हॉर भारत मंत्री थे। अब इन्होंने क्या काम किया कि सैमुअल हॉर और एक जिन्ना, इनके बीच में गुफ्तगू हो गई। अब जब गुफ्तगू हो गई तो बीज तो वहीं से पड़ गया। अब जो चीज़ पहले उस सम्मेलन में दबी हुई रह गई थी, एक तरह से सांप्रदायिकता वाली बात और जातिवादी वाली बात, वो इसमें बहुत ज़्यादा खुल के आ गई आगे। हालांकि मैं थोड़ी सी बात और बता दूं, क्योंकि ये बात अक्सर पूछ ली जाती है कि गांधी जी किस जहाज़ से गए, कैसे गए, तो मैं वो बात भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। गांधी जी जो गए थे यहाँ से 1931 में, वो MS राजपूताना जहाज़ था, उससे तो वो गए थे। और जो बेसंटियाना जहाज़ था जर्मनी का, उससे वो वापस आए थे। तो राजपूताना से गए थे और बेसंटियाना से वो वापस आए थे। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं जहाजबाजों के नाम, पता नहीं है जहाजबाजों के नाम से क्या, ये परीक्षा वाले जो कैसे, अरे तुम्हें ज्ञान की परीक्षा लेनी है तो तुम उस टॉपिक को, उतनी ही बात को ध्यान में रखो जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। अब किस जहाज़ से गए ये कोई तथ्य नहीं है, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन डालने भी नहीं चाहिए। तुम्हारा मोटो जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इतिहास में जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जा रहा है वो उसने काम क्या किया और उसका परिणाम क्या आया। अब आप कहने लगो साहब उस ज़माने में गाड़ी चलती थी, भैंसा कितने जुड़े हुए थे उसमें, तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि साहब उसमें कितने बैलगाड़ी में पहिए थे, 4 पहिए की बैलगाड़ी थी या 2 पहिए की थी। तो मैं ऐसे प्रोफेसरों को मैं मूर्ख मानता हूँ जो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं और रखते हैं। मैं उन्हें योग्य व्यक्ति नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं स्पष्ट में कह रहा हूँ इस बात को। तो ये चीज़ें जो है परीक्षा में नहीं पूछी जानी चाहिए। परीक्षा में तुम उसके व्यक्ति के ज्ञान का मापन ही तो कर रहे हो, तो उसके ज्ञान का मापन करोगे या उल्टी सीधी बात पूछ के उसके ज्ञान का मापन करोगे। ऐसे ही अनावश्यक ऊटपटांग क्वेश्चन जनरल स्टडी में पूछ लेते हैं, किसी का तुक्का लग गया, उसने सही कर दिया और पता चला उसका प्री हो गया, और जो बेचारा 4-4 साल से मेहनत कर रहा उसका प्री ना हुआ। जब तो योग्य व्यक्ति प्री को नहीं कर पाते और वैसे लोग उसे पार कर लेते। तो ये हाल है, तभी तो ये आज दशा हो गई कि ये लोग वहाँ बैठे आयोग के दरवाजे पर। तो ये इन लोगों को पता नहीं कौन सी बीमारी है और अपने आप को बड़ा योग्य समझते हैं। क्वेश्चन पेपर तुमसे सेट नहीं होते, 150 क्वेश्चन तुम्हारे कभी ढंग से आए, जो क्वेश्चन सही आए हो टोटल, कभी 4 गलत, कभी 6 गलत। कहाँ के योग्य व्यक्ति हो भाई तुम? तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, अरे किसी बच्चे से ही पेपर बनवा लो। अगर वो पेपर उसमें एक भी क्वेश्चन गलत आ जाए परीक्षा में, तो ये एक मजाक इन लोगों ने बना दिया। ऐसी सरकार उल्टे सीधे, ये तो केवल बेवकूफ़पन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश की जनता इतनी जागरूक नहीं है। जिस देश में जनता जागरूक ना हो, उल्टे सीधे लोगों को नेता बना दे, नेतृत्व दे दे, तो उस देश का यही हाल होता है। तो ये दूसरा, जब गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं सभी लोग और वहाँ पर ये सम्मेलन शुरू हो जाता है। भारतीय संघ के जो प्रस्तावित ढांचा था और हमारा अल्पसंख्यकों का और दलित वर्ग का, सबके जो प्रतिनिधि थे, उनमें बहस होती है और गांधी जी ने इसे ये बात की प्रमाणित करने की चेष्टा करी कि भाई राष्ट्रवादी हैं हमारे यहाँ तो सब लोग, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और उन्होंने राष्ट्रवादिता पर बल दिया। लेकिन
जो लोग थे इन्होंने अपनी अपनी ढपली बजाई। अब अल्पसंख्यक अपने लिए, दलित वर्ग अपने लिए, तो वहाँ जो बात दबी हुई थी वो थोड़ी सी खुल के आ गई और गांधी जी का जो राष्ट्रव्यापी मामला था वो फेल हो गया। तो गांधी जी उसको भांप गए, बोले भाई ये बीमारी पहले मुझे दूर करनी पड़ेगी, और वो अम्बेडकर जी से बगैर वहाँ से ही देखे बगैर बोले भाई ये पहले एक मामला। तभी इसी द्वितीय सम्मेलन जब फेल हुआ हमारा, गांधी जी उस बात को लेकर आ गए। लेकिन इस बात को सही करने के लिए गांधी जी ने ही फिर पूना समझौता जो है अम्बेडकर के बीच में किया था। वो इसीलिए किया गया था क्योंकि वहाँ सांप्रदायिकता और ये हमारे जो दलित वर्ग था, अलग अलग पृथक निर्वाचन की जब बात वहाँ आ गई निकल के, तो उसे सही करने के लिए कि भाई पहले देश ही आज़ाद हो जाने दो, ये अलग अलग तुम प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे, अरे तुम्हारे लिए तो रिजर्वेशन बाद में भी हो जाएगा और तुम्हारे लिए ये आरक्षण हो जाएगा, पहले देश आज़ाद कर लो, उसके बाद में फिर ये जो है काम हो जाएगा। तो जब ये बात जो है वहाँ आई, और इसी बात का परिणाम था कि द्वितीय जो पूना समझौता है वो हुआ। अब यहाँ होता क्या है कि आगा खां थे, हिंदू और सिख प्रतिक्रियावादी थे, डॉक्टर अंबेडकर अपने अपने हितों की जो बात करने लग गए और मामला फेल हो गया। रैमज मैकडोनाल्ड ऐसे थे कि वो भारत के लिए एक योजना रखी, उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे। उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि भाई संघीय केंद्र होना चाहिए, स्वतंत्रता की व्यवस्था होनी चाहिए सभी की, और प्रांतों के लिए सीमित स्वतंत्रता, और जो भी उनके अधिकार हैं प्रांतों के वो रहने चाहिए। वो इस तरह से चाह रहे थे। तीसरी उन्होंने एक बात और रखी कि जो भी वित्तीय मामले, विदेश मामले और रक्षा संबंधी मामले, उनका जो अधिकार है वो केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को और जो वायसराय है उसको रहना चाहिए, भारत के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये उन्होंने मैकडोनाल्ड ने बातें रखी। अब वो दोनों तो ये बातें रख दी, ये अपने अपने ढपली बजाने लग गए। आगा खां हिंदू और सिख प्रतिक्रियावादी और अम्बेडकर दलित वर्ग सब बोले भाई हम तो अपना अपना मामला, तो इसलिए वो मामला फिर फेल रहा। और जब फेल रहा और सांप्रदायिकता की और दलित वर्ग की बात खुल के सामने आ गई, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यहाँ से फेल रहता है। अब गांधी जी क्या करते हैं कि बेसंटियाना जहाज़ पकड़ते हैं जर्मन का, और वो अपना 31 दिसंबर में वापस इंडिया आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो यहाँ साहब बहुत लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं भारत खाली तो ज़रूर लौट आऊँ, खाली हाथ ज़रूर आया हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं होने दिया। ये उनका स्टेटमेंट उसी समय का है, क्योंकि उन्होंने वो बात दबाए रखी। वो भी वहाँ इस तरह से फेल हो जाते, बोले भाई अभी तो घर में ही व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। तो जब घर में ही व्यवस्था संभालनी पड़ेगी तो फिर वहाँ जाके पहले इन्हें समझाओ। तो जब वो जो है बोले भाई अब मैं करूँगा, इस तरह से ये मामला बनता है। और लॉर्ड वेलिंगटन है आपके वो हमारे यहाँ देश में बड़े दमनात्मक पूर्वक लगे हुए हैं साहब। जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन होते, राष्ट्रवादी आवाज़ उठती, उसे ही दबाते, क्योंकि उनका नियत थोड़ी थी, उनका तो ये थी कि ये ऐसे ही मसौदा चलता रह, जातिवाद का मामला। तो अब यहाँ पे साहब जो नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रवादिता को बढ़ाने में, जैसे जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये उस समय के ऐसे नेता थे कि जो थोड़ा सा राष्ट्रवादिता को बढ़ाने में लगे हुए थे, देश में जागरूकता फैला रहे थे कि भाई आज़ादी मिले कैसे ही। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया, भैया इन्हें अरेस्ट करो। अब ये गिरफ्तार कर लिए गए गांधी जी के पहुंचने से पहले ही। अब बंगाल में बहुत से जब लोग गिरफ्तार हुए, वहाँ उनको उस ज़माने में जो राष्ट्रवादिता का काम करते थे उन्हें असामाजिक तत्व बोला जाता था। उनका नाम उस समय असामाजिक तत्व था। और जो कांग्रेस में काम करते थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्हें बोला जाता था कांग्रेस पार्टी को कि ये जो है वो पार्टी है दंगे फसाद कराने वाली पार्टी। इसको दंगे फसाद कराने वाली पार्टी बोला जाता था, कांग्रेस पार्टी का नाम।
गैर कानूनी संस्था भी घोषित हुई है एक बार कांग्रेस इसी वजह से, उसे गैर कानूनी संस्था तक नाम दे दिया गया। अब आप सोचिए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे समय पर काम यहाँ किया होगा, लेकिन चूंकि भाई देश को आज़ाद कराना था, सभी लोग त्रस्त थे, तो वो थोड़ा सा माहौल बन जाता था। इस तरह से पुलिस के अत्याचार थोड़े से बढ़ गए और थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता चला गया और 1934 में आंदोलन थोड़ा सा और बढ़ा और व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की योजना यहीं से फिर वो बनती है। तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो 1934 के आसपास वो रूपरेखा बनी। तो ये इस तरह से प्रथम और द्वितीय दोनों गोलमेज सम्मेलन थे और दोनों गोलमेज सम्मेलन, उनकी रूपरेखा, उनका विवरण जो अक्सर पूछा जाता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, गांधी जी इसमें शामिल थे या नहीं, तो ये इस तरह से कुछ बातें ऐसी इसमें थी। 2-3 बातें ऐसी हैं जो मुख्य रूप से पूछ ली जाती हैं, जैसे कि 1932 के रैम्ज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार जो एक अलग निर्वाचन समूह बनाया था, वो किन के लिए बनाया, तो वो अछूतों के लिए बनाया। और 1931 कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा जो मानी गई, ये बात किसने कही, ये खुद सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। और वो इसीलिए कही थी क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि भाई मैंने अपने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ये बात बोली और सम्मान की पराकाष्ठा उसे जो है माना उस कांग्रेस के कराची 1931 के अधिवेशन में। तो ये इतनी ही वीडियो रहेगी। इसको अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस लेक्चर का लाभ लें। धन्यवाद।